वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 चैप्टर 7 सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। आज हम 7.6 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध, जो प्रतिबंध यानी उसकी जो शर्तें हैं वो हम देखेंगे। इसमें एस 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 त्रिभुज की सर्वांग समता एक होती है, यानी जो त्रिभुजों की सर्वांग समता हैं वो एस 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 यानी साइड 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 अर्थात भुजा भुजा भुजा। दूसरी सर्वांग समता की शर्त होती है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो तथा उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के बीच के कोण के सेम बराबर हो तथा एक तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो, तो यो एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा की कंडीशन कहलाती है। फिर एक शर्त है ए एस ए यानी कोण भुजा कोण। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में त्रिभुजाकार संरचनाओं और नमूनों का प्रायः प्रयोग करते हैं, अतः ये ज्ञात करना लाभकारी होगा कि दो त्रिभुजों की आकृतियाँ कब सर्वांगसम होंगी। यदि आपकी नोटबुक में दो त्रिभुज बने हैं और आप प्रमाणित करना चाहते हैं कि क्या वे सर्वांगसम हैं, तब आप हर बार उनमें से एक को काट कर दूसरे पर रखने यानी आरोपण करने वाली विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बदले यदि हम सर्वांग समता की सटीक मापों द्वारा निश्चित कर सकें तो ये अधिक उपयोगी होगा। तो चलिए ऐसा करने का हम प्रयास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक खेल है कि अप्पू और टिप्पू एक खेल खेलते हैं। अप्पू ने एक त्रिभुज ABC बनाया और जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई उसके प्रत्येक कोण की माप को ध्यान में रख लिया। टिप्पू ने ये सब ध्यान नहीं देखा और अप्पू अब टिप्पू को चुनौती देता है कि क्या वो कुछ दी सूचनाओं के आधार पर त्रिभुज ABC की प्रतिलिपि बना सकता है। अप्पू द्वारा दी गई सूचनाओं का प्रयोग करके टिप्पू त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज बनाने का प्रयास करता है। तो खेल आरंभ होता है। सावधानी से इनके वार्तालाप और उनके खेल को अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पर जो हम सर्वांगसमता सिद्ध करना चाहते हैं तो वो SSS है, यानी भुजा भुजा भुजा। तो अप्पू जो है त्रिभुज ABC की एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर बनाता है। उसके बाद टिप्पू इस सूचना से मैं अनेक त्रिभुजों को बना सकता हूँ, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे त्रिभुज ABC की प्रतिलिपियाँ हों। मैं जो त्रिभुज बनाता हूँ वो त्रिभुज अधिक कोण, न्यून कोण या समकोण हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जो त्रिभुज बना है वो अधिक कोण है, दूसरा समकोण है, तीसरा न्यून कोण है। फिर मैंने अन्य भुजाओं के लिए स्वेच्छा से लंबाइयों का प्रयोग किया है। इसमें से मुझे 5.5 सेंटीमीटर लंबाई के आधार वाले कई त्रिभुज मिलते हैं, अतः दी गई केवल एक ही भुजा की लंबाई त्रिभुज ABC की प्रतिलिपि बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो अप्पू कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें एक और भुजा की लंबाई दूंगा। त्रिभुज ABC की दो भुजाओं की लंबाई है, जैसे एक की भुजा के 5.5 तो दूसरे की जो है वो है 3.4 सेंटीमीटर। टिप्पू ये सूचना भी त्रिभुज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं इस दी गई सूचना से बहुत से त्रिभुज बना सकता हूँ जो उसकी त्रिभुज ABC की प्रतिलिपि नहीं होंगे। मतलब त्रिभुज तो बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन उसकी प्रतिलिपि नहीं होंगे। इसमें से भी आपके जो है जैसे कि 5.5, 3.4, 5.5 और 3.4 और 5.5 और 3.4, इसमें भी अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण बन रहे हैं। ठीक है, आपके त्रिभुज के जैसी प्रतिलिपि कोई भी नहीं बना सकता यदि केवल दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हों तो। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमें SSS दिखाना है तो उसके लिए तीनों भुजाएं दी होनी आवश्यक हैं। तो आपको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप देता हूँ। त्रिभुज ABC में AB 5, BC 5.5 और AC 3.4 सेंटीमीटर है। तो
टीपू कहता है मैं सोचता हूँ कि त्रिभुज बनाना अब संभव होना चाहिए। कह रहा है कि अब त्रिभुज बनाना संभव हो सकता है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक खाका यानी कच्ची आकृति बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कच्ची आकृति बनाई गई है, जिससे आसानी से जो है उनकी लंबाइयाँ याद रख सकूँ। तो बच्चों आप भी सबसे पहले कच्ची आकृति बना सकते हैं। उसने यहाँ पर 5.5 BC खींचा। देखिए BC 5.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद बी को केंद्र माना। उसके बाद 5 सेंटीमीटर के राउंडर से गोला प्रकार से एक चाप चाप लेकर ऐसे खींचा। फिर सी को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक ऊपर की ओर चाप खींचा और फिर इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी को और बी को ए से सी को मिलाया, इससे एक त्रिभुज बन गया। तो अपू बहुत अच्छा। अतः हम एक दिए हुए त्रिभुज की प्रतिलिपि बनाने के लिए, मतलब ये जो त्रिभुज बना हमारा ABC, इसकी प्रतिलिपि बनाना है, यानी इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो यानी त्रिभुज ABC के सर्वांगसम प्रतिलिपि बनाने के लिए, त्रिभुज ABC की प्रतिलिपि बनाने के लिए अर्थात त्रिभुज ABC के सर्वांगसम, तो हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयों की ज़रूरत होगी। अगर हमारी तीनों भुजाएं नहीं दी है तो हम त्रिभुज नहीं बना सकते, और इस स्थिति को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। तो ये जो प्रतिबंध है वो SSS है, यानी सर्वसमता की शर्तों में पहला प्रतिबंध हमने सीखा SSS। तो इसके लिए याद कर लीजिएगा कि यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये है सर्वांगसमता की पहली शर्त, भुजा 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 यानी साइड साइड साइड। अब इसका एक उदाहरण देखिए कि त्रिभुज ABC और PQR दिया है, जिसमें से AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, फिर PQ 7.1 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, PR 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो पता करिए कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है, यानी पहले हमको पता करना है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ठीक है, और या नहीं है। यदि हाँ तो सुमेलन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखना है, यानी हमें इसमें सुमेलन दिखाना है, यानी सर्वांगसमता की कंडीशन दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो AB है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरे त्रिभुज जो त्रिभुज ABC में AB 3.5 सेंटीमीटर है, जो दूसरा त्रिभुज हमारा दिया हुआ है उसमें PR 3.5 सेंटीमीटर है। यानी इसके आधार पर एक त्रिभुज AB बराबर, ठीक है, AB बराबर जो है हमारा किसके है, PR या RP के। फिर आप देख सकते हैं कि BC जो है, BC 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक उसी तरह से PQ भी 7.1 सेंटीमीटर है, यानी ए भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, तीसरी भुजा AC दिया है 5 सेंटीमीटर, तो अगली भुजा है RC भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारी तीनों भुजाएं एक दूसरे की प्रतिलिपि के रूप में हैं। AP बराबर RP, BC बराबर PQ और AC बराबर QR, यानी यहाँ पर ये दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वे एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब संकेत की बात है तो इसे हम संकेत में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संकेत में हम उसे दिखा सकते हैं यहाँ पे कि A और R का सुमेलन है, B P का, C Q का। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC और ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, सर्वांगसम त्रिभुज RPQ। ठीक है, अब जानकारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुजों के नामों में अक्षरों का क्रम संगत संबंधों को दर्शाता है। यानी आप देखेंगे कि जब हम ABC सर्वांगसम RPQ लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो A है वो R पर, B जो है वो P पर, C जो है वो Q पर, और AB RP की दिशा में, BC PQ की दिशा में और AC RQ की दिशा में है।
चलिए एक और उदाहरण देखिए कि इसमें त्रिभुज यानी से ये जो चित्र दिखाया जा रहा है आपको, ये चित्र है आपका, देखिए ठीक है। अब इसमें ए डी बराबर सी डी के है, ए डी बराबर सी डी के, ठीक। देखिए सांकेतिक रूप में दिखाया गया है कि एक लाइन यहाँ किया गया है, एक लाइन यहाँ। उसके बराबर ए बी बराबर सी बी के, ये जो ए बी है वो बराबर सी बी के। फिर त्रिभुज ए बी डी, ये जो त्रिभुज ए बी डी है और त्रिभुज सी बी डी में बराबर भागों के 3 युग्म बताए गए हैं। क्या ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी है और क्यों है अथवा क्यों नहीं है। दूसरी कि क्या ए बी डी त्रिभुज ए बी सी को समद्विभाजित करता है और इसका कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में बराबर भागों में 3 युग्म निम्नलिखित है। जैसे कि ए बी बराबर सी डी के आप देख रहे हैं, ए बी बराबर सी डी के। फिर ए डी बराबर सी डी के, जो कि ये दिया गया है। फिर ए बी बराबर सी बी के, ये भी दिया गया है। इस आधार पर हम बी डी बराबर बी डी के कह सकते हैं, जो कि दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी है, ये जो भुजा है आपकी बी डी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये इसमें भी और इस पे भी आ रही है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए फर्स्ट में से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी बी डी किस कंडीशन पर है। भुजा 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 अर्थात एस 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 के आधार पर, ठीक है। जो दूसरा सवाल है कि त्रिभुज ए बी डी बराबर सी बी डी है, क्यों बराबर है। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो बराबर है। इस आधार पर त्रिभुज ए बी डी बराबर सी बी डी के है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी डी भुजा है, ये जो आप देख रहे हैं बी डी भुजा, ये जो बी डी भुजा है वो ए बी सी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। अभी हम दूसरी सर्वांग समता की कंडीशन सीखेंगे, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा। अब अप्पू मैं त्रिभुजों के प्रतिलिपि बनाने वाले खेल के नियम में परिवर्तन करता हूँ। टिप्पू कहता है ठीक है करिए। अप्पू कहता है कि आप पहले से जान चुके हो कि त्रिभुज की केवल एक भुजा की लंबाई का दिया जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। तो टिप्पू कहता है हाँ। अप्पू इस स्थिति में वो कहता है कि त्रिभुज एबीसी की एक भुजा और एक कोण दिया है। तो टिप्पू कहता है तो ये फिर त्रिभुज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे त्रिभुजों को बना सकता हूँ जो कि इस सूचना को संतुष्ट करते हों, परंतु त्रिभुज एबीसी की प्रतिलिपि नहीं हो पाएंगे। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक भुजा तो दिया है, दूसरा कोण 90 दिया है, बाकी के 2 कोण भी बनाए गए, लेकिन एक कोण यानी जो भुजा दिया है 5 और दूसरा त्रिभुज दिया है, ठीक है। अप्पू अतः हम क्या करें। टिप्पू कहता है कि हमें और सूचना की आवश्यकता है। अप्पू तब मैं अपने वाले कथन में परिवर्तन करता हूँ। त्रिभुज एबीसी में 2 भुजाओं की लंबाई 5.5 सेमी और 3.54 सेमी तथा इन भुजाओं के अंतर्गत यानी अंदर में एक कोण 65 अंश का कोण है। तो ये सूचना मेरी सहायता करेगी। मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं पहले 5.5 सेंटी लंबाई वाला रेखाखंड BC खींचता हूँ। अब मैं C पर 65 अंश का कोण बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक 5.5 सेंटीमीटर की भुजा, फिर 65 डिग्री का कोण, फिर 3.4 सेंटीमीटर की चाप खींचकर बना के एक त्रिभुज है ABC तैयार हुआ। हाँ, मुझे बिंदु A प्राप्त हो गया। यहाँ C से खींची गई एक कोणीय भुजा की दिशा में C से 3.4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। C को केंद्र लेकर मैं 3.4 की एक चाप खींचता हूँ और ये कोण की भुजा को A पर काटता है। अब मैं AB को मिलाता हूँ और त्रिभुज ABC प्राप्त करता हूँ। अप्पू आपने ये भुजा कोण भुजा का उपयोग किया है जहाँ कोण भुजाओं के बीच में स्थित है। हाँ, हम इस प्रतिबंध को क्या नाम देंगे।
तो हम इस प्रतिबंध को SAS नाम देंगे। ठीक है, यानी कि इसकी शर्त है कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांग होते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई है। SAS की सर्वांग प्रतिबंध का उपयोग करना है हमें, और इनके दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं या नहीं इनकी जांच करना है। यदि त्रिभुज सर्वांग है तो उन्हें हमें सांकेतिक रूप में भी देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज AB 7 सेमी, BC 5 सेमी और कोण भी 50 दिया है। दूसरा त्रिभुज DEF दिया है जो कि 5 सेमी, EF 7 सेमी और ये जो है E 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब B दिया है AB 4.5, AC 4, कोण 60, DE दिया है 4 सेमी, FD 4.5 सेमी, कोण D 55 डिग्री। फिर C दिया है BC 6 सेमी, AC 4 सेमी, कोण B 35 सेमी। दूसरा त्रिभुज DEF में DF 4 सेमी, EF 6 सेमी और A जो है 35 सेंटीमीटर। इसके आधार पर हमें यहाँ पर हल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की सर्वांग समता में यहाँ पर कोण A सुमेलन कोण D, ये देखिए A और F, B को E के बराबर है तो B सुमेलन E, C कोण F के बराबर, कोण D के बराबर है, C बराबर है D के। ठीक है, C बराबर है D के, C सुमेलन D के। ठीक है, यहाँ पर कोण A जो है वो F के बराबर है, कोण A बराबर है F के, फिर कोण B बराबर है E के और कोण C बराबर है D के। ठीक है, यानी उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED सर्वांग समता के अंतर्गत आता है। दूसरा त्रिभुज जो है दिया है AB बराबर FD के, AC बराबर DE के, परंतु A अंतर्गत नहीं है D के, तो हम कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है वो सर्वांग सम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज A बराबर और यहाँ पे D 60 डिग्री दिया है और D यहाँ 55 डिग्री दिया है। इसके आधार पर यानी भुजाएं तो समान है, पर इसकी जो कंडीशन है यानी भुजा ये 4.5 है, ये 4 ही है, दोनों में 1 की 4 है, तो ये जो है SAS की कंडीशन को अप्लाई नहीं करता, यानी ये जो सर्वांग सम नहीं है। अब आप दूसरा त्रिभुज देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण AC जो है वो 4 सेमी है, DF जो है वो 4 सेमी है, यानी दोनों भुजाएं समान है। BC 6 सेमी है, EF 6 सेमी है, ये भी बात समान है। फिर यहाँ पर एक कोण 35 डिग्री है, यानी E 35 है, B भी 35 है, यानी ये कंडीशन को अप्लाई करता है, अर्थात ये इसमें सुमेलन बन रहा है। BC बराबर EF के जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं BC बराबर EF के, AC बराबर DF के और कोण B बराबर E के, परंतु B भुजाओं AC और BC के अंतर्गत कोण नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत कोण नहीं है, यानी कि ये SAS की प्रतिबद्धता को कंडीशन यानी अप्लाई नहीं करता है। तो क्या होना चाहिए कि इसके बीच में कोण बनना चाहिए, यानी इन भुजा के बीच में यानी F के बीच में बनना चाहिए, और ये जो दूसरी भुजा है यहाँ पर होनी चाहिए और इसके बीच में कोण बनना चाहिए, तब ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो C है वो भी सर्वांग सम नहीं है। आपने देखा कि भुजाएं समान हैं, कोण भी समान है, लेकिन उसके अंतर्गत कोण नहीं होने की वजह से ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, उदाहरण 5 देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के है। ठीक है, सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। फिर ADB और ADC बराबर भागों में 3 युग्म बताइए। तो AB बराबर AC पहले से ही दिया है। फिर कोण BAD, कोण BAD, फिर कोण CAD। ठीक है, AD जो है वो समद्विभाजक भुजा, नहीं ये जो भुजा है वो समद्विभाजक है। त्रिभुज ABD और ADC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो AD भुजा है इसकी, ये जो AD है यहाँ पर,
ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये देखिए उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखा है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलता हो, कॉमन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, हाँ ADB सर्वांगसम ADC है, जो कि SAS प्रतिबंध के अंतर्गत आती है। फिर थर्ड है B बराबर C के, ये भी सही है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं।